राष्ट्रपति के पास होता है, जो जितने भी अवशिष्ट, जैसे आपका साइबर क्राइम हो गया या फिर कोई भी नया चीज़ आ गया, तो वो सारे अवशिष्ट केंद्र के पास आती है। ये कहाँ से? कनाडा से लिया। को से केंद्र, को से कनाडा, याद रखिएगा, अवशिष्ट शक्तियाँ। गवर्नर का पद केंद्र राज्यों के बीच में शक्ति का वितरण, ये सारी चीज़ें। दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन लिया गया था, जिसे कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कहते हैं। आपके ये आर्टिकल किस में दिया गया है? तो 368 में, 368 जिसको कहते हैं इंग्लिश में, मिलियन वाले जितने लोग हैं तो बताते चले जा रहे हैं। रूस से हमको मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा मिलता है। कर्तव्य के बारे में आप देख सकते हैं कितना अच्छा जो है रूस, यानी कि जो है आपका अभी पुतिन का देखते होंगे, कर्तव्यनिष्ठ रहते हैं। 70 की एज में भी सेटलेस फोटो डालने की कैपेसिटी रखते हैं, तो उससे आप मान सकते हैं। उनके मीडिया कह रहे थे कि पुतिन बुढ़ा हो चुका है, 70 ईयर का हो चुका है, वो करने लायक नहीं बचा है। तो उसने बोला कि कुछ नहीं जवाब दिया शब्दों से, उन्होंने शर्टलेस फोटो आपका जाकर के डाल दिया, और कितना फिट है वो सभी लोगों को दिखता होगा। 42 संविधान संशोधन जो है 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया था। किस में जोड़ा गया था? 1976 में जोड़ा गया था। 1976 में जोड़ा गया। प्रस्तावना में न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक का आदर्श दिया गया था। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित क्रियाविधि सिद्धांतों के आधार पर उच्चतम न्यायालय कार्य इसमें जोड़ा गया था। नेक्स्ट टॉपिक आपका है, नेक्स्ट टॉपिक आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपको भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देशिका, जिसको आत्मा भी कहते हैं। क्या है इसका शब्द, क्या है, इससे संबंधित किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको बताते चले जा रहे हैं। चलिए, अगर ये आपका जो है रिवीजन पर्पज से मैंने बता दिया आपको, ये तो कल के डेट में ऑलरेडी मैंने कंप्लीट किया था सारे टॉपिक्स को। हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपका इकोनॉमिक्स भी। साइंस में बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री आपका ऑलरेडी, बायोलॉजी कंप्लीट हो चुका है, तो आप रिवीजन कीजिए। प्लेलिस्ट बना दिया गया है, उसको जाकर के देख सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे टॉपिक है आपका, नेक्स्ट टॉपिक है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, अप्रतिष्ठता और अवसर की समता, आपको जो है समता प्राप्त कराने के लिए, यानी समान अवसर मिलने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली आपका बद्धता बढ़ाने के लिए। जब भी संविधान में देखते होंगे कोई भी शपथ पत्र लेता है तो इसी तरह के सारे शब्द होता है। हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभुत्व, संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए इसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, अवसर की समता से प्राप्त कराने के लिए, उन सब में इस व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुनिश्चित करने के बंधुत्व बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। दृढ़ संकल्प होकर के अपने संविधान भाषा में आज दिनांक जो है 26 नवंबर 1949 जो है मिति मार्ग शुक्ला सप्तमी, यानी कि जो हिंदी मार्ग देखने को मिलता है, मिति आपका मार्ग शीर्ष आपका शुक्ल, आपको जो है शुक्ला सप्तमी संवत 2006 आपका 6 उसमें था, 2006 उसमें बन गई थी, 2006 उसमें आ गई थी। पता है आपको 70 ईयर आपको जो है आगे हम लोग सक्षम को ये तब इस जो है संविधान को अंगीकृत, यानी कि अधिनियमित और आपको समर्पित करते हैं। प्रस्तावना किसी भी संविधान के दर्शन को संक्षिप्त अभिव्यक्ति करता है। ये संक्षिप्त में वर्णन किया गया, ये पूरी तरह से नहीं है बट एक संक्षिप्त है, संक्षिप्त अगर लघु रूप जिसको कहते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। प्रस्तावना भारत जो है आपका भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी कि जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तावित उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। प्रस्तावना का प्रारूप जो है बी एन राव द्वारा तैयार किया गया था। प्रारूप जो है किसके द्वारा तैयार किया? बी एन राव के द्वारा तैयार किया गया था। स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में संशोधन कर समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। बाकी सारे शब्द बाद में जोड़ा गया, जैसे समाजवादी हो गया, पंथनिरपेक्ष हो गया। पंथनिरपेक्ष ये जैसे जो वर्ड है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक यानी अखंडता, ये जो 3 शब्द है आपका अखंडता शब्द जोड़े गए थे।
किसके तहत? तो स्वर्ण सिंह समिति के तहत आपका 42वें संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था। प्रस्तावना में एकमात्र जो है 42वें संविधान संशोधन हुआ था, एकमात्र इसमें संशोधन हुआ और 3 वर्ड जोड़े गए थे। तीनों वर्ड याद रखिए, कई बार क्वेश्चन घुमा के पूछा था। तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन सा? तो आपका समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और आपका अखंडता। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। संविधान निर्माता जो है उनके विचार क्या थे, उनके थॉट प्रोसेस क्या था जिसके थ्रू वो उन्होंने किया थी, इससे आप जान सकते हैं उनका विचार क्या है। चलिए नेक्स्ट है, प्रमुख प्रस्तावना के मुख्य विशेषताएं क्या है? संविधान का स्रोत जनता है। संविधान का जो स्रोत कौन है? तो जनता है। प्रस्तावना में वर्णित है हम भारत के लोग, यानी हम भारत के लोग शब्द का अभिप्राय है। इसका मतलब क्या है? यही है कि संविधान सभा में ने भारत की जनता की ओर से ही संविधान बनाया और स्वीकृत किया है। यानी कि संविधान को जो बनाया गया किसकी तरफ से? जनता की ओर से, भारत की जनता की ओर से, पाकिस्तान की जनता की तरफ से नहीं। चलिए, संविधान के उद्देश्यों को घोषणा जो है न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। संविधान के उद्देश्य, भारत की प्रकृति, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। कैसा है? तो भारत की प्रकृति, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है। संविधान में के लागू होने की तिथि जो आपका है कब है? तो लागू हुआ था आपका 26 नवंबर 1949 को, जिसको इंग्लिश मीडियम वाले याद रखेगा। 26 नवंबर 1949 26 नवंबर 1949 संविधान को अंगीकृत यानी नियमित और आत्मसमर्पित करने का उल्लेख मिला है। प्रस्तावना के तत्व क्या है? एलिमेंट यानी कि प्रेम्बल, एलिमेंट ऑफ प्रेम्बल। समस्त शक्तियों का जो स्रोत जो है जनता के पास है, भारत के लोगों के पास है। राज्य व्यवस्था का स्वरूप जो है आपका प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य इसको देखने को मिलता है। राज्य व्यवस्था के उद्देश्य है न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अखंडता देखने को मिलता है। संविधान स्वीकार किया गया था 26 नवंबर 1949 को और लागू किया गया था। स्वीकार करना और लागू करना दोनों अलग अलग डेट है। तो ये भी 26 है, ये भी 26 सेम है, बट यहाँ पर मंथ अलग हो गया। यहाँ नवंबर आ गया के जगह आपका जनवरी आ गया और ईस्वी भी बदल गया, 49 की जगह 50 रहे। तो याद रखिएगा, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और आपका स्वीकार किया गया था आपका 26 नवंबर 1949 को। प्रस्तावना में संशोधन हुआ था जो कि 368 के तहत। ये आपका कहाँ से लिया गया संशोधन? आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था। अभी मैंने बताया आपको कहाँ से लिया है, तो संविधान संशोधन आपका दक्षिण अफ्रीका से लिया गया, जो कि 368 के तहत के द्वारा केवल एक बार ही इसका संशोधन किया गया। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कितने बार? तो एक बार संशोधन किया गया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा जो है 3 शब्द जोड़े गए। इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जो है शब्द इसमें जोड़े गए। कौन कौन से शब्द जोड़े गए? तो 3 शब्द जोड़े गए थे। चलिए, जितने भी लोग अभी जुड़ते जा रहे हैं एक बार लाइक करके वीडियो शेयर कर दीजिएगा। कोई भी संशय होता है, डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। प्रस्तावना का महत्व क्या होता है? प्रस्तावना का बहुत अधिक महत्व है। इसे संविधान की आत्मा कहा जाता है। इसका क्या महत्व है? इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। प्रस्तावना का क्या होता है? ये आपका प्रस्तावना को ही आपका संविधान की आत्मा के नाम से जानते हैं। प्रस्तावना के महत्वपूर्ण होते हुए भी प्रारंभ में इसे संविधान का भाग नहीं माना गया। इसे संविधान की व्याख्या स्रोत स्वीकार नहीं किया गया था। इतना महत्व होने के बाद भी इसको प्रारंभ में कई बार, जैसे आप में टैलेंट है या फिर आप IAS बनने वाले, BPSC क्लियर करने वाले हैं, स्टार्टिंग में आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव आपको कहेंगे यार इससे नहीं हो पाएगा। स्टार्टिंग में उसी तरह से प्रस्तावना के साथ हुआ कि ये इसके भाग नहीं होने माना गया था। बाद में इसको माना गया जब लगा कि हाँ इसमें दम है। उसी तरह जब आप BPSC क्लियर कर लेंगे या BPSC IAS बन जाएंगे तब आपको कहेगा हाँ, उसी के जो शब्द चेंज हो जाएंगे कि ना इसमें है दम, मैंने पढ़ाई करता था। प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण मामले हैं आपका बेरुवाड़ी बनाम आपको भारत संघ 1960 में मामले में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। बेरुवाड़ी जो है बनाम आपको भारत संघ 1960 में जो है किसने नहीं माना था? सर्वप्रथम जो है उच्चतम न्यायालय में ने प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना था। गोरखनाथ नहीं, ये गोरखनाथ है। गोरखनाथ धंधा जो आप लोग सुने होंगे। चलिए, ये गोरखनाथवाद जो है 1967 में 67 में। इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां संविधान की भाषा अस्पष्ट या संदिग्ध हो वहां इसके अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का सहारा लिया जा सकता है। इस मामले में उद्देशिका को संविधान की मूल आत्मा कहा था। इसमें किसको कहता है? तो आपका उद्देशिका को याद रखेगा।
नेक्स्ट है, परंतु केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में उच्चतम न्यायालय ने अपनी पूर्ण व्याख्या को अस्वीकार कर दिया। यानी पहले जो बातें कहते उसको खुद अस्वीकार कर रहा है यह व्यवस्था की दी की प्रस्तावना संविधान का भाग है। उसके बाद भाग बना दिया गया था कब, तो केशवानंद भारती के समय में, जो कि 1973 में केरल के राज्य के विपक्ष में हुआ था। नेक्स्ट है, LIC ऑफ इंडिया मामले 1995 में पुनः उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की दी की प्रस्तावना संविधान का आंतरिक हिस्सा है, इंटरनल। रघुनाथ राव बनाम भारत संघवाद 1993 में इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय देते हुए कहा प्रस्तावना क्या कहा था उसने, क्या कहा, पहला, प्रस्तावना शक्ति का स्रोत नहीं है, विधि के शक्ति का स्रोत निर्दिष्ट अनुच्छेद ही हो सकता है। प्रस्तावना विधायिका की शक्तियों का प्रतिबंध का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी है। संविधान के संदिग्ध तथा द्विअर्थी उपबंधों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना उपयोगी है। SR चलिए SR बम्बई आपका बनाम जो यूनियन ऑफ इंडिया बाद 1994 में, इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, संघीय संरचना, राष्ट्रीय एकता, अखंडता, समाजवादी स्वरूप, सामाजिक न्याय एवं न्यायिक पूर्वावलोकन भी इसकी मौलिक संरचनाओं में शामिल है। प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण कथन है आपका, अर्नेस्ट वार्कर ने प्रस्तावना जो है प्रस्तावना को जो है संविधान की कुंजी कहा है, यानी कि जो चाबी जिसको कहते हैं, ताला आपके घर का खोलने वाला कौन है, तो अर्नेस्ट वार्कर ने, कई बार क्वेश्चन आता है, आ चुका है, संविधान की कुंजी जो है, संविधान की कुंजी किसको कहते हैं, तो प्रस्तावना को कहते हैं। किसने ये शब्द कहा है, तो अर्नेस्ट वार्कर ने कहा है, अर्नेस्ट वार्कर ने कहा है। तो 3 क्वेश्चन बनेंगे, घुमा घुमा करके आप पूछा जा सकता है। अर्नेस्ट वार्कर ने क्या कहा था प्रस्तावना के बारे में, तो संविधान की कुंजी कहा था। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा था, तो अर्नेस्ट वार्कर ने कहा था। फिर से बता देते हैं, अर्नेस्ट वार्कर को प्रस्तावना का संविधान की कुंजी कहते हैं। याद हो गया होगा। पंडित आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, साथ ही साथ लिखते चले जाइएगा ताकि आपको याद हो जाए इसी समय। नेक्स्ट, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने उद्देशिका को संविधान की आत्मा कहता है। किसने कहा था, ठाकुर दास ने, पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा था उद्देशिका को आपका जो है संविधान की आत्मा का। उद्देशिका और प्रस्तावना दोनों अलग अलग है। चलिए नेक्स्ट है, उन्होंने कहा कि प्रस्तावना संविधान का बहुमूल्य रत्न है और यह मापदंड जिससे संविधान के मूल्यों को निर्धारित किया जा सकता है। पालकीवाला के अनुसार उद्देशिका संविधान का परिचय पत्र है। पालकीवाला के अनुसार जो है संविधान का परिचय पत्र जिसको कहते हैं इंट्रोडक्शन लेटर कर सकते हैं। के एम मुंशी के अनुसार जो होता है प्रस्तावना हमारे संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का हॉरोस्कोप है। हॉरोस्कोप यानी जिसको कहते हैं भविष्यवाणी जिसको देखने वाले। के एम मुंशी के अनुसार जो होता है, मुंशी जी बताते हैं प्रस्तावना जो है हमारे संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य का हॉरोस्कोप है। राजनीतिक ये जन्मपत्री कहा जिसको कहते हैं। अब एक एक चीज आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आ जाएगा संघ एवं राज्यों का पुनर्गठन। यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है तब बता सकते हैं, कोई संशय है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका छठा टॉपिक है, छठा चैप्टर भाग 1। आपका भाग है संघ और उसके जो है राज्यों का पुनर्गठन। संघ और राज्य का आपका राज्य क्षेत्र जिसको अनुच्छेद 1 में वर्णन है। संघ का नाम और राज्य क्षेत्र ये घोषणा करता है कि भारत और इंडिया राज्यों का संघ है, यानी जो है राज्य से 8 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी सभी का मिला करके इंडिया बनता है। अनुच्छेद 2 में है राज्यों का प्रवेश स्थान जिसको कहते हैं। अनुच्छेद आपका 2 को या 1 कह सकते हैं निरस्त किया गया था। अनुच्छेद 3 में आपका नए राज्यों का निर्माण है। वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं नामों में परिवर्तन करना, या जिसे आप मोदी जी या फिर योगी जी ने देखा होगा कई नाम चेंज किए अपने, दौलताबाद का या फिर हैदराबाद का, कई बार सॉरी हैदराबाद बोल रहा हूँ मैं। अभी बिहार में देखेंगे तो साहिबगंज का नाम चेंज करके कुछ और रखा गया, अजीमाबाद। इस तरह से आप लोग बताइएगा क्या रखा गया। तो ये सारे अनुच्छेद 3 में वर्णित किया गया। राज्यों का नाम या वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों सीमाओं नामों में परिवर्तन जो है किसमें है, तो अनुच्छेद 3 में वर्णित है। पहले से अवस्थित राज्यों में क्षेत्रों सीमाओं नामों में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4 है पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची, यानी पहला और चौथी अनुसूची जो वर्णित किया गया था पिछले क्लास में मैंने बताया था, एक बार दिखा भी देता हूँ आपको। पहले अनुसूची क्या है, तो आपको पहला अनुसूची 1 से 4 तक के राज्य और राज्यों का वर्णन मिलता है, और चौथी में आपको वर्णन मिलता है। इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्य सभा की सीटों के आवंटन का वर्णन। प्रारंभ जो सर्वाधिक राज्य सभा की सीटों की संख्या कहाँ पर, तो उत्तर प्रदेश में 31 है, राजस्थान में के पास 10 से जो है निर्वाचित है। चलिए नेक्स्ट, यानी पहले और चौथे में जो है इसमें वर्णन किया गया आपका
अनुच्छेद 4 में है। पहली और चौथी अनुसूची के संशोधन और अनुपूरक आनुवंशिक और आनुवंशिक अपरिमाणिक विषयों का उपबंध करने के लिए अनुच्छेद 2 और 3 इनके अधीन बनाई गई थी। नेक्स्ट है भाषा के आधार पर आपका जो राज्यों के गठन का मांग। भारत में ब्रिटिश काल के दौरान सर्वप्रथम 1912 में भाषा के आधार पर 3 राज्य जिसे आपका बिहार, उड़ीसा और असम का गठन किया गया था। तो सबसे पहले कब किया गया था? 1912 में किया गया था। 1912 में ही बिहार में आपका 22 मार्च 1912 को बंगाल से डिवाइडेड हुआ था। उसको 1936 में उड़ीसा हुआ था। असम का गठन किया गया था। तो आपको भाषा के आधार पर कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन जो आपका नागपुर सत्र जिसको कहते हैं 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन जो है भाषा के आधार पर किया गया था। स्वतंत्रता के बाद नवीन संविधान लागू होने के पश्चात देश के विविध भागों में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग उठाई जाने लगी और कई आंदोलन प्रचलित हुए। स्वतंत्र भारत में गठित आयोग जैसे आपका एसके धर आयोग जून 1948 में हुआ था। जेवीपी कमीशन आपका दिसंबर 1948 में हुआ था। फजल अली आयोग 1953 में हुआ था और राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन इसके धर आयोग का गठन जो है भाषा के आधार पर मांग को आधारहीन बताया था। इसने आधार बदला, लेकिन जेवीबी आयोग दिसंबर 1948 में कांग्रेस में जयपुर अधिवेशन में धर आयोग के निर्णय की जांच के लिए जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पटाभी सीतारामैया समिति का गठन किया गया था। अप्रैल 1949 में इस समिति की रिपोर्ट आई जिसमें ने भाषा के आधार पर राज्य की मांग को खारिज कर दिया था। आंध्र प्रदेश का गठन। आंध्र प्रदेश मद्रास में तेलुगु भाषा क्षेत्रों का पृथक कर नवीन राज्य की मांग भाषा के आधार पर उठाने वाले जो थे श्री रामुलु, जो कि 56 दिनों का लगभग 56 इंच का सीना से याद रखेगा, 56 दिनों तक लगातार वो भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। मजबूर होकर के अक्टूबर 1953 में भारत सरकार को भाषा यानी तेलुगु को आधार पर पहला राज्य है आंध्र प्रदेश गठित करना पड़ा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसमें क्वेश्चन बनता है तो आंध्र प्रदेश है। कौन सा इसमें भाषा है? तेलुगु। आंध्र प्रदेश AP याद रखेगा। नेक्स्ट राज्य पुनर्गठन आयोग जो है आपका फजल अली आयोग बनता है, जो कि गठन आपका दिसंबर 1953 में। फजल अली आयोग जो एवं सदस्य इसके अध्यक्ष बनते हैं। फजल अली इसके अध्यक्ष बनते हैं। इसमें KM पनिकर और हृदय नाथ कुंजूर है। कंजूर से नहीं बोलिएगा, कुंजूर है, कुंजरू रिपोर्ट है कि प्रस्तुत की सितंबर आपका 1955 में। इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1955 में प्रस्तुत की और इस बात को व्यापक रूप से स्वीकार किया और क्या कि राज्यों के पुनर्गठन भाषा को मुख्य आधार बनाया जाना चाहिए। और इसके बाद जो है 7वां संविधान संशोधन लाया गया था। 7वां संविधान संशोधन लाया गया था। 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा राज्यों के पुनर्गठन के से खो यानी कि ABCD जिसको कहते हैं श्रेणी के राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त कर दिया गया। 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों में 6 संघ शासित प्रदेश उसमें हुआ करती थी, यानी टोटल मिलाकर के 20, जैसे अभी 28 और 8 हुए, 28 और 8 यानी 14 राज्य और 6 आपका जो है संघ यानी केंद्र शासित प्रदेशों में पुनर्गठन किया गया था। इस संविधान संशोधन अधिनियम के पश्चात भारत की राजनीतिक स्थिति में हुए परिवर्तन के परिणाम स्वरूप समय समय पर अनेक नए राज्यों और संघ जो है क्षेत्रों का पुनर्गठन किया गया था। देख सकते हैं कौन कौन से राज्य उसके बाद बना है, टोटल आपका बता देते हैं। यहाँ पर पहला जो है आंध्र प्रदेश बनता है 1 अक्टूबर 1953 में। इसमें मृत्यु किनको होता है तो ये क्वेश्चन आ चुका है, श्री रामुलु, राम से याद रखिएगा। श्री रामुलु लगातार 56 दिन तक भूख हड़ताल के बाद वो सरकार हिला दिए थे पूरा। मद्रास राज्य से अलग करके ये बनाया जाता है, चेन्नई जिसको अभी वर्तमान में जानते हैं, मद्रास से अलग करके आंध्र प्रदेश बनाया गया था। केरल आपका बना था राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 द्वारा जो है आपका ट्रावनकोर कोचीन के स्थान पर केरल राज्य बना। कर्नाटक आपको 1956 में मैसूर राज्य बना का अधिनियम द्वारा परिवर्तित करके कर्नाटक रखा गया। गुजरात बना थे 1 मई 1960 को, देख सकते हैं इसका जन्म अभी बाद में हुआ है। मुंबई पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा मुंबई को गुजरात से विभाजित किया था, ये मुंबई से कटा हुआ, इसलिए देखते हैं वंदे भारत ट्रेन। हालांकि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या आप दिल्ली से लेकर के हावड़ा के बीच में देखने को मिलता है, लेकिन वंदे भारत ट्रेन या जितनी भी चीज़ें नई चीज़ें होंगे गुजरात में देखने को मिलता है, क्योंकि मोदी जी वहीं के हैं। मोदी जी कहाँ के? तो वहीं के हैं।
कहीं के नहीं हो मोदी जी। महाराष्ट्र 1 मई 1960 को आपका बनता है 1 मई लेबर डे के रूप में भी जानते हैं। 1960 में मुंबई आपका पुनर्गठन अधिनियम 1960 द्वारा मुंबई को महाराष्ट्र से विभाजित करते हैं, मुंबई से। नागालैंड 1 दिसंबर 1963 को असम राज्य से नागा हिल्स आपका ईस्ट-सियांग क्षेत्र को निकाल करके नागालैंड राज्य बनाया जाता है। ये असम राज्य से डिवाइडेड होता है। हरियाणा 1 नवंबर 1966 को पंजाब आपका पुनर्गठन अधिनियम 1966 द्वारा पंजाब का एक भाग काट करके हरियाणा, जो कि हिंदी भाषी जितने भी रहते थे, जो पंजाबी नहीं बोलते थे, उसको हरियाणा बनाया गया था। 17वां ये राज्य बना था। तमिलनाडु 25 जनवरी 1971 को बनता है। मद्रास आपका राज्य नाम परिवर्तन आपका हो गया था। अधिनियम 1968 द्वारा मद्रास का नाम परिवर्तित होकर के तमिलनाडु हो गया। मद्रास ये अभी वर्तमान में तमिलनाडु है। हिमाचल प्रदेश 25 जनवरी 1971 को ही बनता है। देख सकते हैं कई एक साथ में बनता है। ये इसे हिमाचल प्रदेश अधिनियम 1970 द्वारा राज्य का दर्जा दिया गया था। 18वां राज्य बना था हिमाचल प्रदेश। चलिए, मणिपुर और त्रिपुरा ये 21 जनवरी 1971 को बनता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 द्वारा संघ राज्य क्षेत्र की स्थिति में अन्य राज्य बनता है। मेघालय आपका 21 जनवरी 1972 को पहले मेघालय असम के अंदर एक उपराज्य था। पूर्वोत्तर क्षेत्र अधिनियम द्वारा इसे पूर्वी राज्य 21वां राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है सिक्किम। सिक्किम आपका बनता है 26 अप्रैल 1975 को। पहले ये 72 में ट्रायल के बेसिस पर आता है। 3 साल देखते हैं, 2 से 3 साल कि यहाँ रह सकते हैं। ये इंडिया का पार्ट नहीं था, तो ये आपका जिसे 7 सिस्टर में एक ब्रदर का काम भी करते हैं, तो इससे याद रख सकते हैं। 35वें संविधान संशोधन द्वारा यह संयुक्त राज्य का दर्जा, 36वें संशोधन 1975 द्वारा 22वें राज्य का दर्जा दिया गया। मिजोरम आपका 20 फरवरी 1987 को मिजोरम राज्य अधिनियम 1986 द्वारा मिजोरम जो है 23वें राज्य का दर्जा दिया गया था। अरुणाचल प्रदेश आपका 20 फरवरी 1987 को बनता है। अरुणाचल प्रदेश अधिनियम 1986 का 24वां राज्य इसमें मिलता है दर्जा। गोवा आपका बनता है आपका 30 मई 1987 को। गोवा दमन एवं दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 द्वारा गोवा जो है 25वां राज्य बनता है। याद रखिएगा कब बनता है, 30 मई 1987 का बनता है। नेक्स्ट है आपका छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को बनता है। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 द्वारा इसमें बनता है। और उत्तराखंड से जो है उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बनता है 9 नवंबर 2000 को। उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम जो है 2000 द्वारा राज्यों का गठन किया जाता है। झारखंड आपका 15 नवंबर 2000 को बनता है। बिहार आपका अधिनियम बिहार से कट करके बनता है। लगभग 45% जो है जमीन लेकर के 45.5% के। तेलंगाना ये जो अभी रिसेंटली बना है 2 जून 2014। आप लोग इसमें अच्छे से देखे होंगे, आप लोग परिपक्व हो गए। बाकी सभी समय में आप बच्चे होंगे, उसमें हम भी बच्चे थे। चलिए, आंध्र प्रदेश द्वारा जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2014 के माध्यम से 2 जून 2014 द्वारा तेलंगाना बनता है। कहाँ पर? तेलंगाना आपका आंध्र प्रदेश कट करके बनता है। पहले भाषाई राज्य बनता है, उसका तेलंगाना 2 जून 2014 लास्ट यही रास्ता है। और ये आपका चलिए नेक्स्ट राज्य द्वारा निर्मित एक संविधान द्वारा जम्मू और कश्मीर के लिए पृथक संविधान का निर्माण किया गया, जो 26 जनवरी 1957 से अस्तित्व में आया। विशेष राज्यों का दर्जा जो प्राप्त राज्य जिसे नागालैंड 1969 में मिला था, और हिमाचल प्रदेश 1971 में, त्रिपुरा आपका 1972 में, मेघालय आपका 1972 में, मणिपुर 1972 में, सिक्किम 1975 में, आपका मिजोरम 1987 में, और हिमाचल प्रदेश आपका 87 में, गोवा आपका 1987 में। विशेष राज्य में ये फायदा होता है कि आपको जो एक्स्ट्रा फंड मिलता है केंद्र की तरफ से। आपका कश्मीर का विलय शासक आपका हरि सिंह हुआ था। यहाँ शासक जो है हिंदू थे, किंतु जनता 75% जनता मुस्लिम थी। राजा हरि सिंह भारत प्रजातंत्र या पाकिस्तान के सांप्रदायिकता से भयभीत होकर के स्वतंत्र भारत का निर्णय लिया। पहले वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे, लेकिन जब वो पाकिस्तानी आक्रमण कर दिया था तो हरि सिंह जो है आकर के कहते ठीक है मैं इंडिया के साथ हो जाता हूँ। कश्मीर में शेख अब्दुल्ला भारत में विलय चाहते थे। नेक्स्ट है 22 अक्टूबर 1947 को पठान आदिवासी जिनका अनौपचारिक नेतृत्व पाकिस्तान सेना कर रही थी, इन्होंने कश्मीर का आक्रमण कर लिया था। कौन कर रहा था? 22 अक्टूबर 1947 को पठान आदिवासी जिनका अनौपचारिक नेतृत्व पाकिस्तान सेना कर रही थी, यानी उसको सपोर्ट कर रहा था। आज के डेट में भी सपोर्ट कौन देता है? जो भी आपका आतंकवादी हो या फिर पाकिस्तान में ही सपोर्ट करता है। 24 अक्टूबर 1947 को भारत सरकार ने महाराजा हरि सिंह से ने हस्तक्षेप का आग्रह किया। तो उसके बाद जो है
उसके बाद जो है कुछ दिन के बाद यानी 2 दिनों के बाद ही इंडिया का पार्ट हो जाता है। कब होता है? तो 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह विलेय के प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और शेख अब्दुल्ला के राज्य के प्रधान का नेतृत्व किया। जम्मू कश्मीर राज्य के संदर्भ में विशेष प्रावधान आपका 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार अनुच्छेद 370 के धारा को समाप्त कर 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर लद्दाख को 2 भागों में बांट करके केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। जूनागढ़ का विलय। जूनागढ़ सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी। सौराष्ट्र यानी कि जो अभी महाराष्ट्र में के वर्तमान में, इसके नवाब जो थे महाबत खान थे। कौन था? नवाब महाबत खान ने 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान में विलय की घोषणा कर दी। नवाब पाकिस्तान में जबकि हिंदू बहुमूल्य जो है इसमें, क्योंकि जनता उसमें बहुमूल्य थी, जनता थी हिंदू, भारत में विलय चाहती थी। जो भारत में जनता चाहती कि आपका इंडिया के साथ रहे, लेकिन उसके राजा जो महावत के यहाँ चाहते थे कि हम पाकिस्तान में चले जाए। भारत सरकार ने जनवरी 1948 में जनमत संग्रह यानी वोटिंग किया गया था। जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का भारत में विलय कर लिया गया था। हैदराबाद का विलय। निजाम आपका उस्मान अली खान, यहाँ 84% आबादी हिंदू थी। हैदराबाद के निजाम स्वतंत्र रहना चाहते थे, ना तो वो पाकिस्तान में जाना चाहते थे ना ही वो इंडिया के पार्ट होना चाहते, लेकिन यहाँ की जनता जो है भारत में विलय चाहती थी। आपका 13 सितंबर 1948 को भारतीय सेना ने हैदराबाद पर ऑपरेशन पोलो, कई बार क्वेश्चन अभी आ चुका है, ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है? तो हैदराबाद विलय से संबंधित है। कब किया गया था? तो दिसंबर आपका देख सकते हैं 1948 में किया गया था। 13 सितंबर 1948 को, 13 सितंबर 1948 सॉरी। चलिए 17 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत को भारत में विलय कर लिया था। 4 दिन में ही उन्होंने सरेंडर कर दिया। नेक्स्ट गोवा का विलय। गोवा पर आज़ादी 14 वर्षों बाद पुर्तगालियों का आधिपत्य हुआ था। पुर्तगाली का हिस्ट्री मैंने बताया आपका, हिस्ट्री के समय में सबसे पहले पुर्तगाली आता है, सबसे लास्ट में जाता है। 1498 में वास्को डी गामा आता है और जाता है, छोड़ करके देख सकते हैं 61 में, तो सबसे लास्ट में जाता है। पुर्तगाली बहुत ढीठ होता है। 2 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने स्टार्ट किया था, वो गोवा मुक्ति अभियान प्रारंभ किया। 19 दिसंबर 1971 को देख सकते हैं, लगभग 17 दिनों में ये चलता है। 1961 को पुर्तगाली गवर्नर मैयून बास्लो डे सिल्वा ने आत्मसमर्पण कर दिया और गोवा भी भारत का अभिन्न अंग बना गया था उसके बाद। तो ये याद रखिएगा कौन था आपका मैन्यू वास्लो डे सिल्वा। नेक्स्ट है ऑपरेशन विजय के तहत जो है आपने कौन सा विजय लिया गया था? कौन सा ऑपरेशन? तो ऑपरेशन विजय, जिसे आपने ऑपरेशन सिंदूर का आपने नाम सुना होगा रिसेंटली, जो कि अभी पाकिस्तान के खिलाफ किया गया था। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर को ही छूटा था गोवा, मतलब पुर्तगाली से हाथों से ऑपरेशन विजय के तहत आपका छोड़ा गया था। कौन था? सिल्वा, डे सिल्वा के नाम से याद रखिएगा। लक्षद्वीप जो है लक्काद्वीप या मिनिकॉय या अमीन द्वीप समूह का नाम लक्काद्वीप और मिनिकॉय और अमीन द्वीप समूह नाम परिवर्तित अधिनियम द्वारा लक्षद्वीप कर दिया गया था, जिसकी राजधानी आपके कवारती थी, बनाई गई थी। किसकी बनाई थी? कवारती बनाई गई थी। दादर एवं नगर हवेली दमन द्वीप केंद्रशासित प्रदेश का विलय 26 जनवरी 2020 को संसद द्वारा दादर एवं नगर हवेली दमन और द्वीप केंद्रशासित प्रदेशों का विधेयक आपका यह 2019 पारित कर दोनों को मिलाकर के एक ही केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। 26 जनवरी 2020 से प्रभावी हुआ। नेक्स्ट नागरिकता अनुच्छेद आपका 5 से 11 के बीच में नागरिकता के बारे में कहा चर्चा मिलता है, तो अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में चर्चा मिलता है। नेक्स्ट है आपका संवैधानिक प्रस्ताव भाग 2 में मिलता है। आपका भाग 2 में जो नागरिकता से संबंधित किस भाग में मिलता है? तो 2 में मिलता है, भाग 2 में। अनुच्छेद किस में? तो 5 से 11 के बीच में मिलता है। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ में नागरिकता और संविधान लागू होने का समय आपका निर्धारित। यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताइएगा। 1 मिनट का विराम लेते हैं। आप लोग बताइए यहाँ तक किसी को डाउट है कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम चलाने जा रहे हैं अभी, तो आप लोग को पूरा एनर्जी चाहिए। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कोई डाउट है यहाँ तक का। बताइएगा। आई डोंट थिंक कि आपके पास कोई डाउट होगा। 1 मिनट हम विचार कर लेते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए
चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। आई होप कि क्लियरली वॉइस जा रहा होगा, एक बार बता दीजिएगा। इज वॉइस ओके हो? चलिए अनुच्छेद अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता और संविधान लागू होने के समय नागरिकता का वर्णन मिलता है। अनुच्छेद आपका 6 में पाकिस्तान से भारत को प्रजनन करने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता के आधार पर वर्णन मिलता है। आपका पाकिस्तान से जो है भारत को प्रजनन आपका प्रवचन जो प्रवाह करने वाले जो प्रवेश करने वाले, यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है, करने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के आधार पर मिलता है। अनुच्छेद 7 पाकिस्तान के प्रवेश करने वाले जो है कुछ व्यक्तियों को नागरिकता की स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिकता होना, यानी उसमें जो है क्योंकि कई लोग पाकिस्तान जा रहे थे, कई लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे थे, तो उसमें छूट मिली हुई थी 6 महीना के आसपास में। अनुच्छेद 8 में मिला है भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्योग के कुछ व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार मिलेंगे। अनुच्छेद 9 आपका विदेशी राज्य के नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों को नागरिक ना होना, यानी कोई भी विदेशी में जाकर के शिफ्ट हो जाते हैं, जैसे कनाडा में हो गया, या कोई लोग पाकिस्तान जाना चाहता है तो उस स्वेच्छा से अगर जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, बट इंडिया की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अनुच्छेद 10 है नागरिकता के अधिकार का बना रहना होता है, और अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय किया जाना चाहिए। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता का उल्लेख मिलता है। क्या नागरिकता का उल्लेख किसमें मिलता है? तो भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 मिलता है। भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, जैसे आधार कार्ड अगर बन गया, चाहे आप दिल्ली से हो, पटना से हो, या फिर आप लखनऊ से हो, या फिर आप हरियाणा से हो, आधार कार्ड एक जगह ही एक ही बार बनता है। 1 वोट 1 कंट्री, इस तरह से कर सकते हैं। अर्थात भारतीय नागरिकता को एक ही नागरिकता प्राप्त है। भारतीय नागरिकता कौन है? तो भारतीय नागरिकता। नेक्स्ट है, यह व्यवस्था इंग्लैंड के संविधान से ली गई थी। कहाँ से लिया गया था? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया था। कहाँ से लिया गया था? इंग्लैंड के संविधान से ली गई थी। भारत में सभी नागरिकों को पूरे देश में समान नागरिकता अधिकार मिलता है, यानी कि अगर आप साउथ के हो या फिर नॉर्थ ईस्ट को, कहीं का भी आपको समान प्रावधान मिलता है। संविधान के अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है कि संसद को नागरिकता के बारे में कानून बनाने की संपूर्ण शक्ति प्राप्त है। किसको? तो अनुच्छेद 11 में यह स्पष्ट किया गया है संसद को, किसके पास? तो संसद को नागरिकता के बारे में कानून बनाने का संपूर्ण शक्ति प्राप्त होगी। संसद में चौथा में मेंशन किया गया आपका संसद में, भारत में संसद द्वारा 1955 में यानी 55 में नागरिकता कानून बनाया गया। भारतीय नागरिकता क्या है? भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर नागरिकता के अर्जन या समाप्ति संबंधी नियम बनाए गए थे, जिसमें 5 प्रकार के नागरिकता अर्जन कर सकते हैं, यानी 5 प्रकार से आप भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आया भी है कि कितने तरह से आपका नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो 5 प्रकार से, और कितने तरह से उसको त्याग सकते हैं, छूट सकता है, तो 3 तरह से। ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। एक तो जन्म से, यानी अगर आप बाय बर्थ, अगर आप जन्म आपका भारत में हुआ है तो कहीं भी तो आपका नागरिकता है। वंशानुग्रहण यानी बाय डिसेंट से, अगर आपका जन्म कहीं और हुआ है लेकिन आप वंश आपका यहाँ पर है तो आप उससे बन सकते हैं। पंजीकरण से यानी बाय रजिस्ट्रेशन से। देशीकरण से यानी यहाँ आकर के नेचुरलाइजेशन से। भूमि के अर्जन से, अगर जमीन लेते हैं तो भी आपका एक्विजिशन ऑफ लैंड से बन सकते हैं। नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 के अनुसार जन्म के व्यक्ति के जन्म के समय उनके माता पिता में से किसी एक का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इस नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003 के लागू होने के उपरांत वो बच्चा जिसके जन्म के समय माता पिता दोनों भारतीय हों अथवा जन्म के समय दोनों में से एक भारतीय नागरिक हो या दूसरा अवैध प्रवासी न हो, भारतीय नागरिक माना जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे आपका सानिया मिर्जा के केस में आपने देखा होगा, तो उसके बच्चे कहाँ के भारतीय नागरिक माने जाएंगे कि नहीं माने जाएंगे? माता पिता में से कोई भी अगर भारतीय है तो माना जाएगा, बिल्कुल माना जाएगा। बच्चा कोई और पैदा कर रहा है पाकिस्तानी और कहला रहा है जनसंख्या बढ़ा रहा है इंडिया का, क्या ये सही है? क्या भारत में मुस्लिम लोग नहीं थे? क्या भारत में इस्लामिक लोग नहीं थे? भारत में और लोग नहीं थे? ये आप लोग विचार है, आप लोग बताइए कमेंटों से। चलिए नहीं हो,
ऑलरेडी काफ़ी जनसंख्या हो चुकी है इंडिया का। चलिए, अनुच्छेद 8 से 5 से 8 के अंतर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की गई जो 3 से 8, जो आपको मैंने बताया, आपको 3 से 8 के बीच में, ये आपका यहाँ से देख सकते हैं 5 से 8 के बीच में, सॉरी ये 5 से 8 के बीच में मैंने, आप यहाँ से देख सकते हैं 5 से 8 के अंतर्गत प्रत्येक उस व्यक्ति को नागरिकता प्रदान की गई जो संविधान के प्रारंभ के समय निम्नलिखित में से किसी एक श्रेणी के अंतर्गत आता था। नागरिकता अधिनियम 1955 के अधीन नागरिकता। अनुच्छेद 11 के तहत संसद को प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत संसद ने 1955 में भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया। यह अधिनियम संविधान लागू होने के पश्चात नागरिकता प्राप्त करने और उसके समाप्त होने से संबंधित बातों के लिए उपबंध करता है। नागरिकता कानून 1955 भारतीय नागरिकता से जुड़ा एक विस्तृत कानून है। नागरिकता अधिकार अधिनियम में मुख्यतः 6 प्रकार 6 बार संशोधन किया गया था। कितना? तो एक तो 1986 में, फिर 92 में, 2003 में, 5 में, फिर 2015, 2019 में किया गया था। संशोधन कितने नागरिकता अधिनियम में? तो कितने बार किया गया? तो 6 बार किया गया। 1957 में 57 में किए गए संशोधन का नाम जो है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं CAA के नाम से जानते हैं। 1957 में 57 जो कि 27 दिसंबर 1957 को पारित हुआ। 1960 में 9वें संविधान संशोधन द्वारा भारत पाक समझौते से बेरुबारी खुलना इत्यादि क्षेत्र जो है, कुछ क्षेत्र जैसे बेरुबारी क्षेत्र और जो दे दिया गया था, कुछ क्षेत्र लिया भी गया था, पाकिस्तान को दिए और अनुसूची 1 संशोधन में किया गया था। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 में किया गया। क्या किया गया था? भारतीय संसद द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 पारित करके नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किया गया था। इसके अनुसार निम्नलिखित संशोधन व्यवस्था की गई थी। इस संशोधन द्वारा भारतीय मूल के व्यक्ति POI कार्ड और समुद्र पारी भारतीय नागरिक OCI कार्ड को एक साथ मिलाने की व्यवस्था की गई। POI कार्ड आपका 2002 में और OCI कार्ड स्कीम 2005 में शुरू की गई थी। POI कार्ड आपका जो है कार्ड योजना समाप्त कर दी गई है। अभी तक जारी की गई POI कार्ड को OCI कार्ड होल्डर समझा जाएगा। एकल नागरिकता। भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को एकहरी यानी नागरिकता प्रदान की गई है, जबकि भारत में संघीय शासन है, जिसके अंतर्गत दोहरी राज्य पद्धति केंद्र और राज्य को अपनाया गया है। अन्य संघीय देशों जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड में दोहरी नागरिकता है, यानी कि उनको राज्य का अलग कार्ड होता है, अलग नागरिकता होता है और केंद्र का अलग होता है। और निवासी जिसको कहते हैं NRI और निवासी भारतीय, यानी कि भारत में निवास नहीं करने वाला जो है, जिसको कहते हैं नॉन रेसिडेंशियल इंडियन, इसको कहते हैं इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन के रूप में जानते हैं। वे भारत के नागरिक होते हैं किंतु नौकरी या व्यवसाय के संबंध में भारत से बाहर निवास करते हैं। जैसे कई लोग जाकर के बाहर में जॉब करते हैं, चाहे USA हो, आप इंग्लैंड में हो या कहीं पर भी जाकर जॉब करते हैं, आपके पास आधार कार्ड है, आप इंडिया के निवासी होने के बावजूद भी 10 साल 15 साल आप बाहर में जाकर के जॉब करते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, तो आपका नागरिकता बचा रहेगा। वे भारतीय पासपोर्ट के धारक रहते हैं, पासपोर्ट उनके पास होता है, उन्हें मतदान का अधिकार हो तो है किंतु चुनाव लड़ने का नहीं। वो NRI को चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, नागरिकता उनके पास है, वो मत आकर के दे सकते हैं, सरकार चुनने का अधिकार है उनके पास। इनको जो है भारत के समान नागरिकता को प्राप्त सभी ये लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे अभी बिहार में चुनाव होने वाले हैं, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, जो भी NRI है बिहार से बाहर है, जो कि अदर देशों में काम करते हैं, खासकर जो कि नॉर्थ ईस्ट या कि ईस्ट साइड वाले जितने भी लोग हैं, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, इस साइड के जो भी लोग बाहर में काम करते हैं, इस बार वो आएंगे छठ में और जन स्वराज को या किसी को भी चुनाव में जिनको भी वो पसंद करते हैं, वो वोट दे करके अपना जो मताधिकार का है उपयोग कर करके फिर वो जा सकते हैं बिल्कुल। नेक्स्ट है भारतीय मूल के व्यक्ति यानी POI जिसको कहते हैं, ये वे भारत के नागरिक नहीं है किंतु उनके पूर्वज भारत के नागरिक हैं। वे विदेशी पासपोर्ट धारण है, जिसे आपका राजीव भाटिया के नाम से या अक्षय कुमार के नाम से आप जानते होंगे। उनके पास भारतीय पूर्वज के हैं, वो भारतीय पूर्वज, लेकिन उनके पास कोई पासपोर्ट नहीं है भारत का, वो कनाडा के पासपोर्ट से अभी भी भारत में रहते हैं। इन्हें मत देने या चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होता है, वो
कभी नहीं कर दे सकते, इनको विशेष लाभ नहीं है। भारत की नागरिकता के लिए भी आवेदन करने से पहले 7 साल तक भारत में निवास करना जरूरी है। 7 साल तक यहाँ निवास कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका है कई बार, कितने साल रहना जरूरी है, तो 7 साल। विदेशी भारतीय नागरिक OCI जिसको कहते हैं, ये ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो पूर्व में भारतीय नागरिक रहे हैं और या भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अर्हता ग्रहण करते हैं। इन्हें आजीवन वीजा की सुविधाएं उपलब्ध है। इन्हें भारत में संपत्ति के क्रय विक्रय यानी खरीदने और बेचने का अधिकार प्राप्त है। अन्य तथ्य जिसे नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015 द्वारा OCI में POI का विलय कर दिया गया था, अर्थात अब OCI POI में कोई भिन्नता नहीं रही थी। OCI यानी ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कहते हैं, जिसको ओवरसीज पाकिस्तान एवं बांग्लादेश को छोड़कर के अन्य सभी देशों के नागरिकता को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट है नागरिकता संशोधन बिल 2016 में। यह बिल नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन करता है। यह बिल OCI जिसको ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर को पर प्रतिबंधों पर विस्तारित करता है। यह बिल भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश इसके सिख हिंदू जो भी माइनॉरिटी वाले जो रहते हैं, सिख हिंदू वहाँ पर माइनॉरिटीज में होते हैं, यहाँ पर बहुसंख्यक में हो जाएंगे इंडिया में। जैसे हिंदू सबसे बहुसंख्यक है, हिंदू हो गया, सिख हो गया, ईसाई हो गया, जैन, पारसी, मुस्लिम को छोड़ करके, क्योंकि ये मुस्लिम कंट्री है तीनों, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया। हालांकि इंडिया का ही पार्ट, अगर इंडिया का पार्ट हुआ करता, चंद्रगुप्त मौर्य जो है सभी पर राज कर चुका है, जो कि बिहारी, एक बिहारी, सब पहाड़ी। उपयुक्त 6 धर्मों के लोग यानी जो 6 धर्म बताया गया था के लिए निवास की शर्त जो है 11 वर्ष से घटा करके 6 वर्ष कर दिया गया। यानी पहले 11 वर्ष हुआ करते थे, अब 6 वर्ष अगर इंडिया में निवास करते तो उनको नागरिकता प्रदान किया जाएगा। हालांकि इसकी जरूरत नहीं पड़ती है। रोहिंग्या मुसलमान जो है बांग्लादेश यानी पश्चिम बंगाल से, बांग्लादेश से होते हुए कई लोग आकर के घुस करके, म्यांमार से आकर के घुस करके इंडिया में रह रहे हैं। बंगाल में, हरियाणा में, दिल्ली में, गुजरात में कई लोग पकड़े गए। रिसेंटली आपने न्यूज में सुना होगा 104-110 लोग गुजरात, सूरत से भगाया गया उन लोगों को। तो उनके पास कुछ भी नहीं। कई लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड बना करके वोट देते हैं, खासकर किसी एक पार्टी समुदाय को, और उसमें केंद्र सरकार की भी गलती होती है। बॉर्डर सिक्योरिटी उन्हीं के हाथ में होता है, तो राज्य सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकता है। एनी हाउ, चलिए नेक्स्ट बातें करते हैं। यह बिल जो है भारत के 3 पड़ोसी देश मैंने बता दिया आपको, हिंदू, सिख, ईसाई, आपका जैन और पारसी, मुस्लिम को जोड़ करके नागरिकता प्रदान करने में छूट प्रदान करता है। उपयुक्त 6 धर्मों के लिए जो लोगों के लिए 7 वर्षों से कितना वर्ष घटा दिए, क्वेश्चन आ चुका है कई बार, कितने आपका घटाया गया है, तो आपका 6 वर्षों के लिए। नागरिक समाज के संबंधों को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक देश के नागरिकता संबंधी अपने अपने अधिनियम या कानून होते हैं। भारत में नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास है। किसके बाद कई क्वेश्चन आ चुका है, 2-3 बार बता चुके हैं। इस आधार पर जो है क्वेश्चन आएगा इस तरह से, आपका जो है नागरिकता संबंधित कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? ऑप्शन मिलेगा लोकसभा, विधानसभा, संसद या फिर राष्ट्रपति। कई लोग राष्ट्रपति लगा के चले जाएंगे, तो इसके बाद संसद के पास है। इस आधार पर जो है संसद जो है ने नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया है। संसद समय समय पर इस अधिनियम में संशोधन कर नए कानून बना रही है, अर्थात संसद विधि द्वारा संशोधन कर सकती है। इसके लिए संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होती है। संसद समान बहुमत के आधार पर, अर्थात संसद में उपस्थित वो मतदान देने वाले सदस्यों के आधे से अधिक यानी 50% से ज़्यादा हो जाए, समर्थन मिल जाता है तो संशोधन कर सकती है। नागरिकता संशोधन अधिनियम जो लास्ट किया गया था 2019 में 2019 में प्रावधान था नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA जिसको कहते हैं, यानी सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान से, के द्वारा जो है नागरिकता अधिनियम 1955 में संशोधन किए गए, जो इस प्रकार है। नागरिकता अधिनियम 1900 यानी जिसको कहते हैं सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1955 में बदलाव किया गया था। साथ ही भारत में निवास करने हेतु न्यूनतम सीमा जो है 11 से घटा करके 5 वर्ष कर दी गई थी। मूल यानी पहले इससे किया गया था 16 में 6 साल किया गया था, लास्ट का 6 उठा लीजिएगा, 19 में 5 साल कर दिया गया था। मूल अधिनियम की धारा 2 उपधारा जो है आपका 1 खंड खो में के पश्चात, परंतु अंततः जिसको स्थापित किया गया था। अतः इस संशोधन के अनुसार जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में धर्म के आधार पर प्रताड़ना के शिकार यानी वहाँ प्रताड़ित हो रहे हैं, शिकार होने वाले 31 दिसंबर
2014 से 31 दिसंबर 2014 से पूर्व भारत आए हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, पारसी, ईसाई धर्मावलंबी को भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। मुस्लिमों को इस विधेयक के दायरे से बाहर रखा गया है। इस संशोधन के अनुसार भारत में बिना वैध पासपोर्ट के प्रवेश करने, निर्धारित समय से अधिक रुकने के बावजूद 6 समुदाय के व्यक्तियों को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। योग्य व्यक्तियों को आवेदन करने पर पंजीकरण या देशीकरण प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। उन्हें भारत में प्रवेश की तिथि से भारत का नागरिक समझा जाएगा। इस प्रकार इस संविधान संशोधन जिसको कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि संविधान संशोधन आपका जो है संशोधन अधिनियम के द्वारा यह निश्चित कर दिया गया है कि बिना वैध पासपोर्ट या निर्धारित समय सीमा से अधिक रुकने के बावजूद अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए हैं, यानी इससे पहले जितने भी आए तो 2014 से पहले, क्योंकि लास्ट दिन था 2015 में, जो भी लोग आए उसको नहीं माना जाएगा। भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई इन समुदाय को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। संसद द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक जिसको कहते हैं आपका सिटीजन अमेंडमेंट आपका विधेयक बिल जिसको कहते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, इसको कहते हैं नागरिकता संशोधन विधेयक को सिटीजन अमेंडमेंट बिल कहते हैं, को दिसंबर 2019 में पारित किया गया है। यह संशोधन विधेयक 9 दिसंबर को लोकसभा में और 11 दिसंबर को राज्यसभा में द्वारा पारित किया गया था, यानी दोनों तरफ से, और 12 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। स्वीकृति मतलब कि साइन कर दिया गया था। केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना जारी 10 जनवरी 2020 से नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 को संपूर्ण देश में लागू कर दिया, परंतु इस नागरिकता संशोधन अधिनियम का व्यापक विरोध भी हो रहा है। इस संशोधन अधिनियम के विरोध में जो भावना सामने आई है उसमें कहा गया कि यह कानून भारत के बहुसंख्यक समुदाय को राजनीतिक रूप से एकीकृत करना चाहती है और मुस्लिम समुदाय को अलग थलग करना चाहती है। सरकार ने केवल एक धर्म विशेष को इस अधिनियम के दायरे में से बाहर रखा है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है, यानी कि समानता का अधिकार जिसको कहते हैं। इसी समानता के अधिकार के तहत आपका मांगा गया था आपका 70 बीपीएससी में, जिसमें एक का जो मिला था 20% सिलेक्शन हुआ था, 1% में आपका 6% सिलेक्शन हुआ था, 13 दिसंबर वाले और 4 जनवरी वाले। आप लोग ध्यान रख दीजिएगा, समानता का अधिकार का उल्लंघन यहाँ पर भी हुआ था। पूर्वोत्तर क्षेत्रों के संगठन इस बात को लेकर के विरोध कर रहे हैं, यानी पूर्वोत्तर यानी कि जितने भी नॉर्थ ईस्ट आपका जो लोग हैं, यानी लोग हैं, इससे पूर्वोत्तर के मूल निवासियों की पहचान को खतरा उत्पन्न होगा और संस्कृति खत्म होने का डर होता है। असम में इसे भारत सरकार या असम नेताओं के बीच 1985 में हुए असम समझौते का उल्लंघन माना जा रहा है। अधिनियम के अनुसार पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग गैर कानूनी तरीके से भारत में घुसे, कई लोग जो है घुस चुके, हो सकता है मुसलमान, उसके क्या पहचान है, बाद में बोले जय जय श्री राम या फिर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे या फिर ईसाई धर्म धारण कर ले, कोई भी एक धर्म जो आपको जैन है, उनमें जो मुसलमान है उन्हें विदेशी घुसपैठी मान करके उन पर कार्रवाई की जाएगी और मुसलमानों के खिलाफ नहीं, गैर मुसलमान को बिना किसी सबूत के भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। तो ये सारी कमियां हैं। यदि इस अधिनियम को इनर लाइन परमिट यानी कि ILP के बिना, यानी इनर लाइन आपका परमिट के बिना लागू किया जाता है तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत अंतर्गत जो है लाभार्थी आसानी से भारतीय नागरिकता और देश में कहीं भी बसने की अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। ILP व्यवस्था वाले राज्यों में शरणार्थियों के बसने पर प्रतिबंध है। असम, त्रिपुरा और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2019 का विरोध कर रहे हैं क्योंकि इन राज्यों को सीमा बांग्लादेशी से लगी है। यहाँ बंगाली भाषी और अवैध शरणार्थी का सर्वाधिक आगमन हुआ है। तो सर्वाधिक कहाँ पर आकर के बसे हैं, तो बांग्ला, असम और त्रिपुरा में आकर बसे हैं। आपका प्रावधान लागू नहीं होंगे। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के प्रावधान संविधान की 6वीं आपका अनुसूची 6 में शामिल राज्यों जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मेघालय के साथ साथ बंगाल पूर्वी सीमा विनिमय 1873 के तहत अनुसूचित आपका इनर लाइन परमिट जिसको कहते हैं वाले क्षेत्र जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम में भी ये लागू नहीं होगा। तो इन सभी जगहों पर लागू नहीं हुआ था। इनर लाइन परमिट किसको कहते हैं? ये एक प्रकार का यात्रा दस्तावेज होता है जो भारतीय नागरिकों को ILP
इनर लाइन परमिट आपका जो है व्यवस्था के तहत संरक्षित 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के में भ्रमण करने या रहने की अनुमति प्रदान करता है। आईएलपी शरणार्थी को आईएलपी के क्रियान्वयन वाले राज्यों में बसने की से प्रतिबंधित करता है। आईएलपी केवल घरेलू पर्यटकों को ही दिया जा सकता है। इसमें यात्रा की तिथि, रहने की अवधि राज्य में उन विशेष क्षेत्रों को भी निर्दिष्ट किया जा सकता है जहां आईएलपी धारक यात्रा कर रहा है। आईएलपी संबंधित प्रावधान राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। वर्तमान में 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में आईएलपी लागू है। हाल ही में मेघालय विधानसभा ने राज्य में आईएलपी व्यवस्था लागू करने के लिए एक प्रस्ताव रिजोल्यूशन पास किया। किसने किया था? मेघालय ने। मणिपुर में यह व्यवस्था 1 जनवरी 2020 से लागू की गई है। यहाँ 4 प्रकार के परमिट जारी किए जा रहे हैं, जिसमें अस्थायी, नियमित और विशेष और श्रम परमिट शामिल है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी। आपका नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स का उद्देश्य एनआरसी जिसको कहते हैं ऐसे लोगों की पहचान करना जो भारत के नागरिक न होने के बावजूद भी भारत में रह रहे हैं। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स एक रजिस्टर्ड है जो भारत में रह रहे सभी वैध नागरिक को रिकॉर्ड से संबंधित है। इसकी शुरुआत 2013 में सर्वोच्च न्यायालय की देखरेख में असम से हुई थी। कहाँ? असम में हुई थी। असम के अलावा यह किसी अन्य राज्य में लागू नहीं है। इस प्रकार अवैध रूप से भारत में रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना तथा यदि संभव हो तो भारत की नागरिकता प्रदान करना है। इसमें रजिस्टर में नाम लिखवाने के लिए केवल राशन कार्ड या आधार कार्ड की ही काफ़ी नहीं होगा, बल्कि भारत में रहने वाले सभी नागरिकों को यह साबित करना होगा कि वो भारत के नागरिक हैं। इस संबंध में उन्हें पर्याप्त सबूत देने होंगे। एक तो राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी एनपीआर, इसका उद्देश्य देश के सामान्य निवासियों की डेटाबेस तैयार करना। सामान्य नागरिकों से तात्पर्य ऐसे लोगों से जो पिछले 6 महीने या उससे अधिक समय से किसी स्थान से निवासी हों और 6 माह से अधिक समय तक रहने से इच्छुक ऐसे लोगों को धर्म, जाति या आर्थिक स्थिति या अन्य जानकारियों एवं घोषणाओं के आधार पर देनी है और इसके लिए प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर एनपीआर सामान्य निवासियों को रजिस्टर है जो नागरिक कानून 1955 और नागरिक कानून 2003 के प्रावधानों के आधार पर तैयार किया जाएगा। आपको 24 दिसंबर 2019 को भारत सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन अधिनियम कानून जो है राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर एनआरसी के देश में चल रहे विरोध के बीच इस राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर यानी जो कहते जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर अपडेट करने को मंजूरी दे दी है। यह रजिस्टर असम को छोड़कर 1 अप्रैल 2020 से सितंबर 2020 तक संपूर्ण देश में तैयार हो जाएगा। इसे ग्राम पंचायत, तहसील यानी जिसको ब्लॉक कहते हैं, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर तैयार किया जाएगा। सरकार के अनुसार इसका उद्देश्य सरकारी योजनाओं के सही क्रियान्वयन और भविष्य के हिसाब से भी योजना का आकार और सन्नी उन फैसलों के आधार डेटा तैयार करना है। यह धोखाधड़ी रोकने और प्रत्येक परिवार तक सरकारी योजना का लाभ पहुंचाने में सहायक होगा। चलिए नेक्स्ट है मौलिक अधिकार। हालांकि इसमें बहुत सारे कमियां हैं। एनआरसी के बारे में कई लोग इसमें जो है 2020-21 में आपने देखा होगा बीजेपी का घेराव भी किया था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताइएगा, कोई क्वेश्चन है तो। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार आपका कब से है तो आपका अनुच्छेद आपका 12 से 35 में मिलता है। मौलिक अधिकार किसमें मिलता है? 12 से 35 में मिलता है, देखने को मिलता है। 12 से 35 में देखने को मिलता है। चलिए संविधान आपका जो है किसमें भाग मिलता है? संविधान के जो है भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों से संबंधित आपका उपबंध है। भारत में मौलिक अधिकारों के अवधारणा अमेरिका से ग्रहण किया गया था। कहाँ से लिया गया? तो मौलिक अधिकार ओ से अमेरिका। याद रखिएगा, ये याद करने का तरीका बता रहे हैं, आप लोग याद रखिएगा। एग्जामिनेशन में बहुत लग जाता है, बहुत मतलब कि कह सकते हैं वहाँ पर प्रेशर रहता है। एग्जामिनेशन प्रेशर अलग ही होता है। 2 घंटे में 120 क्वेश्चन करना दैट्स नॉट ए पॉसिबल। 150 क्वेश्चन बीपीएससी में 150 क्वेश्चन करना होता है। तो ओ से अधिकार, मौलिक अधिकार, ओ से अधिकार, ओ से अमेरिका, याद रखिएगा। किसी तरह से याद रख लीजिए। क्या संविधान
से ग्रहण करता है। उसको नहीं पता, जब आपका पीटी निकल जाएगा, मेंस निकल जाएगा, इंटरव्यू हो जाएगा, जब अधिकारी बन जाएगा, तो किसी को नहीं पता है कि आप किस तरह से, कौन से तरीके से, किस तरह से आपने याद रखा है। चलिए बच्चेपन की तरह से भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो आपका भाग 3 को कहा जाता है। क्वेश्चन कई बार आ चुका है, भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? जिसे आपका फर्रुखसियार ने वो 1717 में इंग्लैंड को यानी कि अंग्रेजों को दे गया था मैग्ना कार्टा, यानी लिखित दस्तावेज जिसको कहते हैं, अनुबंध। इसी तरह से भाग 3 में वर्णित है, यानी मेंशन किया गया है, एक लिखित तौर पर है कि भारत का मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं? तो भाग 3 में कहते हैं, संविधान के भारत के संविधान के भाग 3 को कहते हैं। और इसमें क्या चीज़ है? मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। कौन से अनुच्छेद है? तो 12 और 35 में के बीच में। कर्तव्य आपका फिर 36 से 151 के बीच में देखने को मिलता है। आई होप कि थोड़ा आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा और आसान भाषा से समझा रहे हैं, तो वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने अपने ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि आपको समझ आ सके। बहुत जो भी बच्चे हैं जो उनको समझ आ सके, जो आने वाले कंपटीशन में है, चाहे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी हो, रेलवे हो, सभी जगह आपका ये हेल्पफुल रहेगा। मूल अधिकार को मूल इसलिए कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बनता है। मूल अधिकार को मूल इसलिए कहा जाता है या मौलिक, क्योंकि ये कानून के मूल सिद्धांत है जिसकी गारंटी संविधान में दी गई है। ये मूल इसलिए भी है क्योंकि ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास, भौतिक हो गया यानी फिजिकल हो गया, यानी बौद्धिक हो गया मेंटल, नैतिकता हो या धार्मिक के लिए आवश्यकता है। इन सारी चीज़ों के लिए विशेषताएं क्या है? तो मौलिक अधिकार वाद योग होते हैं, अर्थात ये मौलिक अधिकारों का हनन होने पर व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु न्यायालय की शरण ले सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ जाकर के अपने बातें कर सकता है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, यानी कोई सीमा नहीं है इसकी, सीमित नहीं है, अर्थात ये राज्य द्वारा इन पर युक्त प्रतिबंध लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकार भारतीयों के साथ विदेशी व्यक्तियों को भी प्रदान किए गए हैं। तो किसको? भारतीयों के साथ साथ विदेशी को भी प्रदान किया गया। उदाहरण के स्वरूप आपका अनुच्छेद आपका 15, 16, 19 और 30, इसको याद रखिएगा। 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29, 30 को जो छोड़ करके अन्य जो है सभी मौलिक अधिकार जो है विदेशियों को भी प्राप्त है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि विदेशियों को कौन सा अधिकार नहीं मिलता है, तो 15, 16, 19, 29, 30, 15, 16, 19, 29 अनुच्छेद जो है आर्टिकल, हम उसके बारे में विस्तार से जानेंगे आने वाले जस्ट अभी के क्लासेज में देखने को मिलेगा। मौलिक अधिकार अस्थायी नहीं है, अर्थात संसद द्वारा इसमें कटौती की जा सकती है तथा आपातकाल की स्थिति में केवल भारतीयों को अनुच्छेद आपका 20-21 जो कि 20-21 को छोड़ करके अन्य अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है, जिसमें दैहिक स्वतंत्रता मिलता है। ये सिर्फ भारतीयों को मिलता है। नेक्स्ट है आपका मूल अधिकार और नागरिकों को राज्य के विरुद्ध यानी खिलाफ प्राप्त है, अर्थात मूल अधिकार राज्यों को कुछ प्रतिबंध लगाते हैं, ऐसे कार्य करने से रोकते हैं। मूल अधिकारों को खिलाफ, जिसे आपको मूल रूप से भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन अभी वर्तमान में 6 हैं। क्वेश्चन भी आ चुका है कितने किए गए थे, तो टोटल 7 मौलिक अधिकार प्राप्त थे, लेकिन अभी जिसमें संपत्ति के अधिकार जो है 44वें संविधान संशोधन 1978, एक तो 42वें संविधान संशोधन किया गया था आपका प्रस्तावना के लिए, और ये किया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में किया गया था। तो मूल अधिकारों का अनुच्छेद जो है आपका 31 आपका 19 चो, जिसको कहते हैं चो कहिए या फिर 19F के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में याद रखिएगा। चो से निकाल करके आपका ये अनुच्छेद 300 को के तहत यानी 300A के तहत याद रखिएगा, 300A की तरह के अंतर्गत एक विधिक आपको जो है यानी विधिक अधिकार बना दिया गया था। अब मौलिक अधिकार कौन कौन सा? एक तो समानता का अधिकार बनाया गया। समानता का अधिकार आपका अनुच्छेद आपको 14 से 18 को देखने को मिलता है। 14 समानता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 से 22 में देखने को मिलता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23-24 में मिलता है। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 अनुच्छेद में मिलता है, 25 से 28 में मिलता है। और संस्कृत एवं शिक्षा का अधिकार आपका 29-30 में मिलता है। और संवैधानिक उपचार का अधिकार आपको मिलता है 32 में मिलता है। तो याद रखिएगा तीनों। समानता का अधिकार आपका 14 से 18 में। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 23 से 24 में। धार्मिक में 25 से 28। संस्कृति और शिक्षा का आपका 29 और 30 में मिलता है। और संवैधानिक उपचार आपका 32 में मिलता है। अनुच्छेद आपका 12 जो है
इस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा किया गया है। इसमें राज्य की परिभाषा किसमें किया था? अनुच्छेद 12 में किया गया। अनुच्छेद 13 में आपका जो है 13 में मूल अधिकारों में असंगत या उनका अल्पकालीन करने का विधियों के बारे में मेंशन किया गया। नेक्स्ट है न्यायिक पूर्वावलोकन। न्यायिक पूर्वावलोकन क्या क्या चीज़ है? न्यायिक पूर्वावलोकन के बारे में चर्चा करते हैं। न्यायिक पूर्वावलोकन न्याय से तात्पर्य है कि न्यायालय की उस शक्ति से जिस शक्ति के बल पर विधायिका द्वारा बनाए गए कानून, कार्यपालिका द्वारा जारी किए गए आदेशों अर्थात तथा जो है प्रशासन द्वारा किए गए कार्यों की जांच करती है, वह मूल ढांचों के अनुरूप है या नहीं, मूल ढांचों के प्रतिकूल होने का न्यायालय पर अवैध घोषित करती है। नेक्स्ट है समानता का अधिकार, जो कि आपको 14 से 18 के बीच में है। तो क्या क्या है समानता का अधिकार? आप लोग को याद होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है। तो समानता का अधिकार आपको 14 से 18 को मिलता है। 14 कानून के समझ समानता, यानी कानून के समझ अगर कोई खड़ा होता है, चाहे आप मानी हो, बिल्ला टाटा हो या गरीब हो, तो सभी को समान अधिकार मिलेगा। सभी को कानून के समझ जो है समानता मिलता है, कानून के समान संरक्षित मिलता है। अनुच्छेद 14 यह प्रावधान करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून की समझ समानता यानी कानून के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। नेक्स्ट है विधि का समान संरक्षण। यह वाक्य जो है विधि का समान संरक्षण कहाँ से लिया गया? तो अमेरिका संविधान से लिया गया। तो समानता का अधिकार मैंने बताया आपको, ओ से अधिकार, ओ से अमेरिका, तो इससे संबंधित भी अमेरिका से लिया गया। विधि का जो है समान संरक्षण कहाँ से लिया गया था? अमेरिका संविधान से लिया गया। यह संकल्पना इस बात का अधिकार आधारित है कि समानों के साथ समान और असमान व्यक्तियों के साथ असमानता का व्यवहार किया जा सकता है, यानी समान के साथ समान और सही के साथ सही, गलत के साथ गलत जो किया जाना चाहिए, जिसे जन कल्याण के हितों में महिला और वंचित वर्गों के लिए विशेष कानून बनाए जा सकते हैं। सकारात्मक आपका अवधारणा इसको दिखाता है। नेक्स्ट है आपका अनुच्छेद 15 आपका धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म के स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करना, ये नहीं करना, प्रोहिबिटेड जिसको कहते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, रिलीजन हो गया या फिर मूल वंश हो गया या फिर कास्ट हो गया, जेंडर वाइज हो गया या फिर वर्थ वाइज प्लेसेज हो गया, इसके आधार पर आपको भेदभाव नहीं कर सकते, प्रोहिबिटेड होता है। कानून के द्वारा जो है निश्चित किया गया है कि सभी नागरिक के साथ दुकानों, होटलों, सार्वजनिक स्थानों जिससे कुआं, तालाब, स्नान गृहों तथा सड़कों पर आदि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। 15 अप्रैल 2014 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किन्नरों को अलग लैंगिक श्रेणी का दर्जा दिया गया, अर्थात किसी भी सरकारी दस्तावेज में जेंडर बताने के लिए महिला और पुरुष के अलावा तृतीय श्रेणी यानी किन्नर श्रेणी भी उपलब्ध होगी, यह किया गया था। अनुसूचित 14, 15 और पुरुष समानता के स्थान पर महिला, पुरुष और किन्नर की समानता की बात करता है। अनुच्छेद 15 में दिए गए प्रावधानों और आधारों को छोड़कर के अन्य राज्य आधारों को भेदभाव कर सकती है। अनुच्छेद 15(3) यह अनुच्छेद प्रावधान करता है कि समानता स्थापित करने के लिए राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष उपबंध बना सकता है। अनुच्छेद 16 के अनुसार सभी नागरिकों को सरकारी पद पर नियुक्ति का समान अवसर होगा। इस संबंध में केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान या इनमें से किसी भी आधार पर सरकारी नौकरी या पद प्रदान करने में भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16(3) राज्य को अधिकार प्रदान करता है, वह अपने निवासियों के लिए कुल पदों पर आरक्षित करता है, हालांकि इस संबंध में कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। अनुच्छेद 16 निवास के आधार पर आरक्षण का निर्देश करता है। अनुच्छेद 3 आपका जो है इसका अपवाद है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16(4) राज्य ऐसे पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान कर सकता है जिसका राज्य के नज़र में राज्य की निजी सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। अनुच्छेद 17 में प्रावधान है कि छुआछूत या अस्पृश्यता से उत्पन्न किसी अयोग्य को लागू करना यह एक दंडनीय अपराध है। संसद ने 1955 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम पारित किया जो पूरे देश में लागू है। 1976 में इसे संशोधित व विस्तारित किया गया, इसे नया नाम दिया गया था नागरिक अधिकारों का रक्षा अधिनियम।
चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। नोट अनुच्छेद आपका 17 का उल्लंघन जो है दंडनीय अपराध है। इसके लिए 6 माह का आपका कारावास का मिलता है या 500 का आपका दंड या दोनों लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 18 जो है आपका के अनुसार सेना या विधि संबंधित उपाधियों यानी उपाधियों का अंत किया गया था। उपाधियों 17 से संबंधित आपका 18 से है। आपका 17 में आपका जो है छुआछूत के संबंध अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका सर्वोच्च न्यायालय ने 1996 में अपने निर्णय में कहा कि भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, पद्म विभूषण अलंकृत आपका जो है ना की उपाधि है इन्हें प्रदान करना। जिसे आपका सचिन तेंदुलकर को मिला है आपका भारत रत्न, वो लेकर के टांग के नहीं चल सकती। उपाधियों का अंत इसमें किया गया 18 में। नेक्स्ट है आपका स्वतंत्रता का अधिकार आपका 19 और 22 में है। 19 से 22 में अनुच्छेद 19 के तहत आपका नागरिकों को 7 आपका स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इस प्रकार संपत्ति का जो अधिकार समाप्त किए जाने के बाद 6 बची है जो आपका जैसे आपका 19 को में यानी 19A में विचार व्यक्ति का स्वतंत्रता है। आपको पूरा अधिकार है कि आप बीजेपी, कांग्रेस किसी के प्रति भी अपना या फिर आरजेडी लाला चारा चोर हो गया नाइन्थ फेल के बारे में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं कि किस तरह का व्यक्तित्व है। विचार व्यक्ति की आपको स्वतंत्रता है। अस्त्र शस्त्र रहित एवं शांतिपूर्ण यानी कि कोई भी अस्त्र शस्त्र बिना रखे, कोई भी बंदूक रखे बिना शांतिपूर्वक आप सम्मेलन आपका की स्वतंत्रता है। संघ एवं समुदाय के निर्माण का आपको स्वतंत्रता है। अगर आपके संघ बना लीजिए, कोई भी मान लीजिए आपके 10 दोस्त है, कोई एक नया समुदाय बना लीजिए या नया धर्म भी बना सकता है। भारत नेक्स्ट है आपका 19D में भारत के राज्य में आपका अवैध भ्रमण कर सकते हैं। आप किसी भी मान लीजिए आप यूपी के हैं तो आप बिहार जा सकते हैं, बिहार वाले यूपी आ सकते हैं, या फिर आप दिल्ली में मेघालय कहीं भी आप इंडिया में जा सकते हैं। आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता है। अब भ्रमण कर रहे हैं, मान लीजिए कहीं आप गए, आपको पूरा देश अच्छा वो आपको निवास अच्छा लगा तो आप निवास भी कर सकते हैं। ठहरने लगे, अब ठहरे तो कुछ ना कुछ खाना पाने के लिए बिजनेस भी कर सकते थे। वृत्ति, आजीविका, कारोबार की स्वतंत्रता है। आप कारोबार भी कर सकते हैं या जॉब भी कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार आप कर सकते हैं। ये 6 में मेंशन है। आपको 19 को में आपको फिर ये आपका जो में यहाँ पर होगा चो हटा दिया। नेक्स्ट आपका देख सकते हैं यहाँ ABCDEF हटा दिया गया। F आपका G यहाँ पर है। इसके अंतर्गत आपको जो है आपका अधिकार शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता है, आपका वैस विज्ञप्ति की स्वतंत्रता है। फोन टैपिंग के विरुद्ध आपका अधिकार है। किसी अखबार पर अगर आपका फोन टैपिंग होता है तो अधिकार आपका किस में मेंशन है तो 19 को में मेंशन है। 19 आपका मौलिक अधिकार में आपको प्रेस की स्वतंत्रता। सरकारी गतिविधियों की जानकारी का अधिकार है आपको। राइट टू जिसको कहते हैं आपका RTI आपने लगाते हैं। RTI के राइट टू आपको इन्फॉर्मेशन का जो है 2005 के तहत आप कर सकते हैं। शांति का अधिकार है। प्रदर्शन एवं विरोध का अधिकार, लेकिन हड़ताल का अधिकार नहीं है। हड़ताल लेने के लिए आपको आसपास के जो जिला मजिस्ट्रेट से आपको सरकार से परमिशन लेना पड़ता है। अपने या दूसरों के विचारों को प्रसारित करने का अधिकार है। राजनीतिक दल या किसी संगठन द्वारा आयोजित बंद के विरुद्ध अधिकार है। अपराध के लिए दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण अनुच्छेद आपका 20 में जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं ठहराया जा सकता जब तक उसने अपराध के समय किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया। अगर कोई मान लीजिए कानून नहीं बना, मान लीजिए XYG मैंने कर दिया XY और उसके लिए कोई इसका कानून नहीं बना तो आपको कोई भी सजा नहीं मिलेगी उस समय तक। अनुच्छेद आपका 20A किसी भी आपराधिक कानून को भूत लक्ष्मी प्रभाव से लागू नहीं किया जा सकता है। यानी किसी अपराध के लिए अपराधी को वही दंड दिया जाएगा जो अपराध करने के समय निर्धारित था। विधि के भूतलछी प्रभाव से संरक्षण। विधि के भूतलछी प्रभाव से संरक्षण केवल अपराधी एक कानूनों के संदर्भ में किया गया है, नागरिकों एक कानूनों के संदर्भ में नहीं। अनुच्छेद आपका 22 ये दोहरे दंड से सुरक्षा प्रदान करता है। एक ही अपराध के लिए न्यायालय द्वारा 2 बार दंडित नहीं किया जा सकता है। मान लीजिए एक ही बार मैंने मान लीजिए एक दंड आपने एक बार चोरी कर लिया, आपने चोरी किया, दोबारा एक ही बार चोरी के लिए मान लीजिए आपको 5 महीने या 5 साल के लिए सजा मिला तो दोबारा नहीं मिल सकता। 20B3 के अनुसार जो है व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध गवाह के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। कई बार जो है आप पकड़ के पुलिस बोलता है, कूटता है, न ठोकने के बाद कहता है ये स्वीकार करो, तो आप पुलिस के सामने आप स्वीकार कर लें। अब बाद में जाकर के न्यायालय के यानी जज के सामने बोल दीजिए कि मैं दबाव में मारने के डर से मैंने ये सारी चीज़ें स्वीकार किया गया, मुझे लिखाया गया, साइन करवाया गया था,
तो वहाँ पर आप मार खाने से बच सकते हैं। अनुच्छेद आपका 21 है जो प्राण एवं दैहिक का स्वतंत्रता मिलता है। 21 अनुच्छेद में आर्टिकल 21 में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और देव तथा आपका दैहिक स्वाधीनता से विधि द्वारा स्थापित की प्रक्रिया है को छोड़कर के ये अन्य किसी प्रचार या वंचित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद आपका 21 को जिसमें 86 में संविधान संशोधन आपका जो किया गया था 2002 के तहत 6 से 14 साल के आयु के बच्चों को पुण्य शुल्क अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार है। तो किसमें वर्णन है, तो आपका अनुच्छेद आपका 21 को के तहत आपको वर्णन किया गया है। 21 को के तहत आपका वर्णन किया गया है 21 को के तहत। चलिए नेक्स्ट है निजता का अधिकार। केसी आपका पुट्टा स्वामी बनामों का भारत संघ बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जिन निजता का अधिकार है यानी जिसको प्राइवेसी कहते हैं 21 के तहत आपको मौलिक अधिकार का भाग है निजता का जिसको प्राइवेसी। अनुच्छेद 22 खंड 1 में व्यक्ति को अपनी गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। अगर आपको कोई भी पुलिस आकर के या फिर दरोगा आकर के गिरफ्तार करता है तो आपको पूरा अधिकार है, आप कह सकते हैं कि मुझे आर्टिकल 22 के तहत 22 के तहत मुझे पूरा अधिकार है, बताओ कि मुझे किस लिए किया जा रहा है। तो अगर जब तक नहीं बताता है तब तक आप अपने आप को सरेंडर नहीं कर सकते और इसके खिलाफ आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है अपने पसंद के वकील से परामर्श से बचाव का अधिकार मिलता है। अनुच्छेद आपका 22 खंड आपका जो 2 में गिरफ्तार के 24 घंटे के अंदर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किए जाने का अधिकार है। इसमें अवकाश या रास्ते का समय शामिल नहीं किया। जैसे मान लीजिए पटना को गिरफ्तार हुआ और दिल्ली में उसको प्रेजेंट करना है तो रास्ते में आने वाले जो 14-15 घंटे का समय है उसको काउंट नहीं किया जाएगा। चलिए अगर बीच में मान लीजिए कि जनरली जो है पुलिस उठाती है सैटरडे के ताकि संडे के दिन भी उसको कूटा जा सके, तो 2 दिन कूटता है उसको, जो 2 दिन उसको खूब पीटता है। जनरली जो है सैटरडे के दिन नहीं पकड़ाना है, ध्यान दीजिएगा। मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना 24 घंटे से अधिक समय तक अभिरक्षा में निरुद्ध ना किए जाने का अधिकार है। आपका नेक्स्ट है मजिस्ट्रेट के प्राधिकार के बिना। अनुच्छेद 22 खंड 2 में उपयुक्त अधिकार को 2 प्रकार के व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होंगे। एक तो शत्रु देश के नागरिक को नहीं मिलता है, ये भी अधिकार जितने भी है शत्रु देश जैसे पाकिस्तान हो गया, चीन हो गया, या निवारक निरोध के अधीन गिरफ्तार होने वाला व्यक्ति को। निवारक अनुरोध आपका अनुच्छेद आपका 22 आपका खंड 4, 5, 6 में मिलता है। संविधान में निवारक निरोधक आपका निरोध की अधिकृत परिभाषा नहीं है। निवारक निरोध शांति और आपात दोनों कलाओं में लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 22 खंड 4 में निवारक निरोध के अधीन इन गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक निरुद्ध या निबंधक नहीं किया जा सकता है। निम्नलिखित 2 दशाओं में से व्यक्ति को 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से गठित सलाहकार रोबोट के राय ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हो या फिर ऐसा व्यक्ति संसद द्वारा इसके बारे में निर्मित विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया हो। संसद द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संसद में अग्रलिखित कानून बनाया गया। विदेशी द्वारा मुद्रा क्रियाएं और तस्करी को रोकथाम के संरक्षण अधिनियम 1974, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980 के तहत आतंकवाद निरोध कानून आपका प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट पोटा के तहत आपको 2002 के तहत या गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम 2004 के तहत निवारक आपका निरोध संवर्ती सूची आपका का विषय हो। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर ने अपने लिए निवारक निरोध आपका कानून बनाया हो। मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971-1979 में समाप्त कर दिया गया है। निवारक निरोध आपका संबंधित कानून था। शोषण विरुद्ध अधिकार आपका 23 में वर्णन है। 23 और 24 में अनुच्छेद 23-24 में वर्णन है। इधर क्या चीज मिला दवा क्या चीज बना हुआ क्या चीज बना हुआ है तो आपको शोषण के विरुद्ध अधिकार। मानव दुर्व्यवहार या बालात यानी बच्चे का जो श्रम करने का निषेध है। अनुच्छेद आपका 23 में मिला है। महिला अनुच्छेद का महिलाओं SC/ST जातियों के लिए विशेष महत्व है। यह कि सभी प्रकार के मानव दुर्व्यवहार बालात जो कहते हैं श्रम यानी कि बच्चे को जो है बेगाड़ी कराना, गुलामी कराना निषेध किया गया है। आपका 23 में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 23 राज्य अनुच्छेद 23 को लागू करने के लिए प्रावधान बना सकता है।
यह अनिवार्य सेवा लागू कर सकता है। कारखानों में बाहरी बालकों के नियोजन का प्रतिबंध। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। किसी खतरनाक या संकटपूर्ण कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। ये आपका कारखानों में 14 वर्षों से कम बच्चों के लिए। नेक्स्ट है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपका 25 से 28 में। अंतःकरण धार्मिक कार्यों के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता आपको 25 में मिलता है। धार्मिक कार्यों के प्रबंधन के अनुसार 26 में मिलता है। धार्मिक कार्यों को पर खर्च धन पर कर से मुक्त आपका 27 में मिलता है। धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता आपको 28 में मिलता है। तो याद रखिएगा चारों चीज़ें। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार असीमित नहीं है। कुछ सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सरकार धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकती है। उदाहरण के लिए सरकार ने बाल विवाह सती प्रथा जो कि 1828 में बेनिंगम बेल्टिक के समय में मैंने आपको आधुनिक भारत में बताया, उसको देख सकते हैं। मानव बलि हो गया जैसे कुप्रथाओं को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। इसे धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में हस्तक्षेप नहीं माना जा सकता है। नेक्स्ट है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार आपका 29 और 30 में वर्णित है। अनुच्छेद आपका 29 अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण मिलता है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किसमें मिलता है? तो आपका इसमें मिलता है 29 में अल्पसंख्यकों का। यह भारत के नागरिकों को उनकी बोली भाषा लिपि संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार प्रदान करता है। किसी भी नागरिक को उस राज्य के अंतर्गत आने वाले संस्थान या राज्य द्वारा सहायता प्राप्त संस्थानों में धर्म जाति या राज्य भाषा के आधार पर प्रवेश से नहीं रोका जा सकता है। 29 में धार्मिक भाषा या अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 29 अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों पर लागू है। अनुच्छेद 30 आपका शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों वर्गों का अधिकार है। अनुच्छेद 30 धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है। सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी कार्य के अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और या प्रशासन का अधिकार होगा। जिसकी की तरह आपको देख सकते हैं अल्पसंख्यक आपको मुस्लिम वर्ग जो है एक कौन सा जो स्कूल चलाते हैं, वो लोग कौन सा स्कूल चलाते हैं, गुरुकुल के तर्ज पर ये लोग चलाते हैं, कौन सा चलाते हैं आप लोग कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आप लोग बताइएगा कमेंट में। राज्य अभी मुझे याद नहीं आ रहा है वो वर्ड एक्चुअली। चलिए राज्य आर्थिक सहायता प्रदान करने में अल्पसंख्यकों द्वारा प्रतिबंधित संस्थाओं के साथ भेदभाव नहीं कर सकता है। आपको भेदभाव नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको कहते हैं। अनुच्छेद 32 को मौलिक अधिकारों के संरक्षण की व्यवस्था करता है, अर्थात मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण होने पर नागरिक उच्चतम न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में की शरण दे सकता है। 32 के महत्व को रेखांकित करते हुए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं संविधान का हृदय आत्मा। अनुच्छेद 32 को ही कहते हैं हृदय और आत्मा। अम्बेडकर किसको कहते हैं? तो किसको कहते हैं? अनुच्छेद 32 को कहते हैं। किसको कहते हैं? अनुच्छेद 32 को कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जो कि आपका अनुच्छेद 226 के निम्नलिखित रीट जारी कर सकते हैं। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय 226 निम्नलिखित रीट जारी कर सकते हैं। एक तो बंधी प्रतिकरण हो सकता है, परमादेश हो सकता है, प्रतिषेध हो सकता है, उत्प्रेषण होता है, अधिकार परीक्षा हो सकता है। तो पांचों बता देते हैं कौन कौन सा है। तो बंधी प्रतिकरण आपका प्रतिकरण हो सकता है, परमादेश होता है, प्रतिषेध हो गया, उत्प्रेषण हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया। नेक्स्ट है भाग 3 मौलिक अधिकारों के अपवाह कौन है जिसको एक्सेप्शन कहते हैं। अनुच्छेद आपका 33-34 में मान्य थे। 33 जो आपका है इस अनुच्छेद के तहत आपका और लक्षित वर्गों के संबंध में उनके कर्तव्यों के उचित पालन और उनमें अनुशासन सुनिश्चित करने के प्रयोजन से संसद विधि द्वारा यह निर्धारित कर सकेगी कि भाग 3 द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार को किस सीमा तक प्रतिबंधित किया जा सकता है। सशस्त्र बल तक आपका अर्धसैनिक बल, आपका पुलिस बल हो गया, खुफिया एजेंसी। उपयुक्त चारों हेतु जो है स्थापित संचार प्रणाली में नियोजित व्यक्ति आपका कर सकते हैं। इसमें उन लोगों पर लागू नहीं होता है, कर सकते हैं। अपवाद
अनुच्छेद 34, यदि भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि लॉ मार्शल लॉ लागू हो तो संसद जो है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून बना सकती है। मार्शल लॉ का तात्पर्य है कि सैन्य व्यवस्था उसमें हो जाएगी। यह तब लागू होता है जब असाधारण स्थिति या जिससे आपका युद्ध हो गया, अशांति हो गया, दंगे हो गया, जैसे मणिपुर में आपने सुना होगा फिर रिसेंटली, कानून का उल्लंघन आदि पैदा हो जाए। तो आपका अनुच्छेद 35 मूल अधिकारों को क्रियान्वित कराने के लिए संसद कानून बना सकती है। इसका उद्देश्य कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने एवं उनके उल्लंघन की दिशा में दंडित करने के लिए देश के कानूनों को समरूप बनाने हेतु संसद को शक्ति पर संपन्न करता है। यह संसद को विधि निर्माण की शक्ति देता है। यह अनुच्छेद 16, 17 और अनुच्छेद 23, 32, 33 और अनुच्छेद 34 को प्रभावी बनाने के लिए संसद को शक्ति प्रदान करती है। संविधान अनुच्छेद 35A राज्य के अस्थायी निवासी और उनके विशेष अधिकार को परिभाषित करने के लिए जम्मू कश्मीर विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। अनुच्छेद संविधान का अनुच्छेद आपका 370(1)D के तहत राष्ट्रपति के आदेश पर द्वारा जो 1954 में अनुच्छेद 35A के संविधान की प्रविष्टि में शामिल किया गया था। 5 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक आपका 2019 से पारित किया गया, जो 31 अक्टूबर 2019 को लागू हुआ। कब आगे किया गया था? अगस्त में लाया था और उसको लागू कर दिया गया था और आपका 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में हम मानते हैं, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के अवसर पर। अनुच्छेद आपका 370 कुछ खंड को समाप्त कर दिया गया था। मौलिक अधिकार का निलंबन, जब राष्ट्रपति देश में जो है अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा यानी युद्ध और ब्रह्म जो है आपका आक्रमण यानी बाह्य आक्रमण जिसको कहते हैं, युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर करता है, तो अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त सभी मौलिक अधिकार आपका अनुच्छेद 358 के तहत स्वतः निलंबित कर हो जाता है। तो किसके तहत आपका निलंबित होता है? तो अनुच्छेद 358 के तहत। अन्य मौलिक अधिकारों को राष्ट्रपति अनुच्छेद 359 के तहत अधिसूचना जारी कर निलंबित कर सकता है। 44 में संविधान संशोधन 378 के अनुसार अगर अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार कभी भी समाप्त नहीं की जा सकती, जैसे आपका जीने का हो गया, स्वतंत्रता हो गया। 20 और 21 क्या मैं बता देता हूँ, ये दे सकते हैं 20 में आपका सारी चीजें। नेक्स्ट है मूल अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण याद। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। अनुच्छेद 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर न्यायालय अनुच्छेद 368 के तहत के अंतर्गत पारित किए गए संविधान संशोधन को न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है या नहीं कर सकता है। इस आधार पर मूल अधिकारों के संशोधित से जुड़े प्रमुख बात लिखित है। आपको प्रथम संविधान संशोधन 1951 के पश्चात मूल अधिकारों में संशोधन का विवाद शुरू हुआ, क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के आधार पर अंकुश लगाया गया। शंकर प्रसाद बनाम आपका भारत संघवाद 1951 इस संसद में प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दे दी गई। इस बात के द्वारा उच्चतम न्यायालय ने यह फैसला दिया कि संसद अनुच्छेद 368 के तहत मूल अधिकारों को संशोधन कर सकती है। नेक्स्ट है, ये सारी चीज़ें अभी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको मैं पढ़ के आपको बता देता हूँ, आपको याद रह जाए। सज्जन सिंह बनाम राज्य सरकार को जो है राजस्थान सरकार 1965, इस बाद में जो उच्चतम न्यायालय द्वारा फैसला दिया गया कि संसद द्वारा मूल अधिकारों से में संशोधित कर सकते हैं। गोरखनाथ, यह गोरखनाथ नहीं है, गोरखनाथ दंदा जो है ये गोरखनाथ है, बनाम पंजाब राज्य आपका जो है 1967 में इस मामले में 13 संविधान संशोधन 1964 की चुनौती दी गई थी, जिसके द्वारा 1906 में कुछ प्रावधान शामिल किए गए थे। इस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकता है और प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है। इस निर्णय के द्वारा
न्यायालय ने अभी भविष्योन्मुखी फैसला दिया। यह निर्णय न्यायिक सक्रियता से संबंधित प्रथम मुकदमा था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन 1971 पारित करके यह व्यवस्था की गई कि संसद मूल अधिकारों में से संशोधित कर सकती है। केशवानंद भारती जो है बनाम केरल राज्य 1973 में 24वें संविधान संशोधन को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य बाद द्वारा चुनौती दी गई थी। इस मामले में न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद के निर्णय को पलट दिया और 24वें संविधान संशोधन को वैध ठहराया, जिसमें कहा कि संसद मूल अधिकारों में संशोधित कर सकती है। इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पहली बार मूल ढांचे की घोषणा की गई थी, जिसमें यह कहा गया कि संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती है। यानी बार बार ये चीज़ें चेंजेज हो रही थी डिसीजन अर्थात जो है आपका संविधान का मूल ढांचा असंशोधनीय है। इसीलिए इसी मामले में है कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। कहाँ कहा गया था? इसी में कहा गया था केशवानंद भारती वाला में 1973 में। मूल ढांचे की व्याख्या उच्चतम न्यायालय द्वारा बाद की जाएगी। यह मूल ढांचे संविधान की विशेषताओं का निर्धारण करती है। मूल ढांचे की अवधारणा उच्चतम न्यायालय द्वारा इंदिरा गांधी बनाम आपका राजनारायण मामले 1975 के द्वारा लागू किया गया था। केशवानंद भारती के निर्णय के प्रभाव को समाप्त करने के लिए 42वां संविधान संशोधन 1976 पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि संसद को संविधान संशोधन के अधिकार को न्यायालय के में किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। मिर्नबा मिल्स बनाम भारत संघ 1980, इस मामले में 42वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है और सरकार को इन दोनों सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया कि संसद को सीमित संविधान संशोधन की शक्ति आधारभूत ढांचा है, संसद इन ढांचाओं में संशोधित नहीं कर सकती है। चलिए आपका ये टॉपिक कंप्लीट होगा। नेक्स्ट टॉपिक आपका 9th रहेगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP, जो कि आयरलैंड से लिया गया था और ये आपका 36 से 51 है। यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो बता सकते हैं। फिर आपका 9 फिर 10th और इसी तरह से आपका 11 12 और आपको पूरा पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगा। मैंने चीज़ें आपका जो है कंप्लीट मैंने दोबारा करवा दिया है। यहाँ पर देख सकते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में यह चर्चा किया गया है। फिर आपको 14 टोटल बातें करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है सारी चीज़ें। यहाँ तक किसी को डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप एक बार बता दीजिएगा, फिर हम कंटिन्यू करेंगे। किसी का कोई कमेंट, कोई मैसेज, कई लोगों ने देखा है, 200 से ज़्यादा लोगों ने देखा है। एक बार सभी लोग जो भी अभी कनेक्टेड है वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम ग्रुप में, ताकि मैक्सिमम लोग कनेक्ट हो सके चैनल से। फिर आपको सारी चीज़ें हम प्रोवाइड कर रहे हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आप लिंक जो मिला है उसके तहत आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए एक बार मैं आपको सारी चीज़ दिखा देता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। उच्चतम न्यायालय के बारे में चर्चा मिलता है, ये कहाँ से क्या तक सारी चीज़ें। चलिए थोड़ा अब विराम लेते हैं, यानी कि थोड़ा टाइम लेते हैं, फिर इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। टोटल टॉपिक होगी संख्या देख सकते हैं 20 आपका विधान मंडल आपका सारी चीज़ें। एग्जामिनेशन हॉल में आप कोशिश कीजिएगा एक दिन पहले पढ़ाई छोड़ दीजिए। किताब, पेन, जो भी चीज़ें हैं, वीडियो देखना, लास्ट मोमेंट पे कई लोग को वहाँ मैराथन देखने को मिल रहा होगा, तो वो सब चीज़ें मत देखिए। और आपका मन मस्तिष्क को बाहर ठिकाने का काम करेगा। जो मूल जो है बुक आपका, जैसे आपका लूसेंट अगर आप पढ़ रहे हैं तो लूसेंट ही देखिए, 3 से 4 5 बार उसी को देखिए। या आप KGS के बुक को देख रहे हैं तो उसी को आप देखिए, बार बार देखिए। जो आपने पढ़ रखा है, नया चीज़